हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो और आप डेली अपने प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर सकें। 450 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन आपके लिए होते हैं हिंदी के। 2100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, दोपहर 12 बजे होता है हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट और डेली शाम को 7 बजे होता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। मैथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। हिंदी में मैंने आपको CISF और CRPF दोनों की हिंदी का प्रीवियस ईयर करा दिया है। CISF में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं और इसी तरह से हमने CRPF के किए हैं। 2 पार्ट में आपको CISF वाली वीडियो मिल जाएगी, तो जा कर के आप देख लेना। कुछ आपके जो चैप्टर आपने बताए थे कमेंट सेक्शन में वो पेंडिंग है और मैं देखिए आपकी चैट भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसके लिए देखिए टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी चैट नहीं ले पाता। लेकिन आगे जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपकी चैट भी दिखा दिया करूँगा, जो आपकी कमेंट्स होती हैं। तो वो कमेंट देखिए, जब भी मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए कमेंट भी कर दिया कीजिए और क्लास को शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि और बाकी लोगों को भी पता चल सके कि हमारे इस चैनल पर क्या टारगेट है और किस तरह से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन, और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सही संधि विच्छेद आप कैसे करोगे। तो देखिए, जब आप पढ़ते हो सरस्वत्याराधन, तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से जाते हो तो आपको दिख जाएगा कि सब में सरस्वती हमको निकालना है, तो सरस्वती प्लस। तो सबसे पहले देखिए कि सरस्वती वर्ड कहाँ कहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो देखिए, ए ऑप्शन में गलत है और डी ऑप्शन में गलत है, क्योंकि सरस्वती पे बड़ी की मात्रा लगेगी, ना कि छोटी की। दूसरा, यहाँ पर दिया है राधन, तो राधन निकलेगा, यानी कि सरस्वती प्लस के आराधन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है आराधना, तो जब धन है तो धना कैसे हो जाएगा, न में आ की मात्रा कैसे लग जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे बात करें कि इस शब्द में संधि कौन सी होगी, तो मैंने आपको बताया था ई को यणची बताया था, तो ई का क्या हो जाता है, ई का हो जाता है ये, ऊ का हो जाता है बै हो जाता है। तो ये वाली संधि कौन सी होती है, हमारी यण संधि होती है। और यण संधि में एक चीज़ और होती है फॉलो करने वाली, कि जहाँ से टूटती है, जैसे आ और ये वाली, तो जहाँ पर देखिए आ और ई मिलकर यह बनेंगे, उससे पहले वाला शब्द आपका हाफ हो जाएगा, यानी आधा। तो तय में ई लगी हुई है तो तय आधा हो जाएगा, और तय की ई, बड़ी ई और आराधन का ए मिलकर क्या बना देंगे, यह बना देंगे। तो इस तरह से आपकी संधि टूटेगी। अगर आप वर्ड को देख करके समझ जाते हो कि किस तरह की संधि है, इसमें कौन सी संधि होगी, जैसे डायरेक्टली पूछता है आपसे सरस्वत्याराधन में कौन सी संधि है, और आप समझ जाओगे कि इसमें यण संधि है और आपसे विच्छेद भी पूछता है, तो आप आराम से उसको अलग अलग कर लोगे कि सरस्वती प्लस के आराधन में टूटेगी। क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सरस्वती प्लस के आराधन करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो जाता कि सरस्वती प्लस के आराधन होगा, आराधन होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को देख करके समझ जाते हो कि कौन सी संधि है, तो आप उसका विच्छेद भी आराम से कर लोगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा सुबंत। सुबंत का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला दिया है आपको शुद्ध प्लस के अंत, सुह प्लस के अंत, सुक प्लस के अंत और सुप प्लस के अंत। तो देखिए, अपने के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वयं के तीसरे में, यानी कि स्वयं के, जो स्वयं का वर्ग होता है, अपने वर्ग के तीसरे में टूटती है, व्यंजन संधि वाला रूल है। संधि तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, कोई भी ऑप्शन देख लो व्यंजन ही बनेगी। तो देखिए, पै फै बै, तो तीसरा कौन सा बना, बै। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुप प्लस के अंत क्या हो गया, सुबंत। अगला क्वेश्चन, अगला हमको दिया है पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो देखिए, पदों का क्रम देखना है कि जिस भी हमारे ऑप्शन में पदों का क्रम सही है
बोला है ना पद क्रम, तो जो भी शुद्ध वाक्य है वो हमको बताना है। तो मैं गरम प्याला चाय चाहता हूँ, मैं गरम चाय का प्याला चाहता हूँ, या मैं प्याला चाहता हूँ गरम चाय का, या डी ऑप्शन आपको दिया है मैं चाहता हूँ गरम प्याला चाय का। तो क्रम किस में बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो देखिए आप बोलोगे मैं गरम चाय का प्याला चाहता हूँ। सेम वही वाला क्वेश्चन है, मैं एक माला फूलों की चाहता हूँ या फूलों की एक माला, तो वो वाला क्वेश्चन आता है। तो वहीं पर इस क्वेश्चन में वही बात है, गरम चाय का प्याला, तो गरम चाय का प्याला होगा। गरम प्याला तो नहीं होता है कि गरम प्याला चाय का चाहता है या गरम चाय का, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि गरम चाय होगी और उस चाय का प्याला चाहता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमको दिया है यहाँ पर, निम्न में जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो समास का विपरीत क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है आपसे सीधे सीधे कि समास का विलोम क्या होगा, तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर बताना है जीवन मुक्त, तो देखिए जीवन में मुक्त होगा या जीवन से मुक्त हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब किसी को जीवन से मुक्ति मिल जाती है तो क्या हो जाता है, जीवन से मुक्त, यानी जैसे परलोक सिधार जाता है तो जीवन से मुक्ति मिल जाती है। और जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाती है तो वहाँ पर हमारा देखिए क्या होता है, कौन सा समास बनेगा। आप क्या बोलोगे, अपादान समास। तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अपादान तत्पुरुष। ठीक है, जीवन से मुक्ति यानी हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, हमेशा के लिए अलग हो जाना, तो कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष। तो एक क्वेश्चन में दो दो चीज़ें देखते हुए हम चल रहे हैं। अगर हमसे समासिक विग्रह पूछा है तो समासिक विग्रह भी बताते हैं और हम उसमें ये देखते हैं कि कौन सा समास हो सकता है, क्योंकि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीवन मुक्त का समास क्या होगा, कि जीवन मुक्त में कौन सा समास है। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन की जितनी भी पॉसिबिलिटी होती हैं वो सारी मैं आपको बता के चलता हूँ। तो इसी बात पे फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन, डाकू का पर्यायवाची। तो इन चार में एक डाकू का पर्यायवाची है, तो हमको बताना है कि डाकू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रवंचक हो जाएगा, बटमार हो जाएगा, रक्त तुंड हो जाएगा, या फिर प्रगल्भ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बटमार। डाकू लोग क्या होते हैं, बट मार देते हैं। बट क्या होती है, जो हमारी राइफल या बंदूक होती है तो उसकी जो मुठिया होती है जो हाथ में पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बट। तो बट मार, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। आपका क्वेश्चन है रक्ततुंड। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रक्ततुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है मतैक्य। मतैक्य के लिए सही संधि क्या होगी। तो आज तो आपकी लॉटरी लग गई, 5 समथिंग क्वेश्चन आपके संधि से ही आ गए। तो मत ऐक्य आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। जहाँ भी आपको 2 मात्राएं दिख जाती हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि मत प्लस के ऐक्य यहाँ पर टूटेगा, ना कि मति। ऑप्शन बी चला जाएगा, ऑप्शन सी भी चला जाएगा। कन्फ्यूज़न ये है कि ए होगा या डी होगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अगर आपके ह्रस्व स्वर हैं तो उसका दीर्घ हो जाएगा, 1 मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाएंगी। जैसे बधू वाली जो मात्रा आती है कि छोटे ऊ की मात्रा लगाएं या बड़े ऊ की, तो एक बधू शब्द हो जाएगा। ईश्वर में आपका कन्फ्यूजन होता है कि ईश्वर में छोटी ई की मात्रा लगाएं या बड़ी ई की, तो ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा लगती है, बधू में भी। और आपका मत ऐक्य में ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मत प्लस के ऐक्य 1 मात्रा वाला ए। तो ये वाला जो ए होता है ये बड़ा ए होता है और ये जो ए होता है ये छोटा ए होता है। तो आप ये मत समझना कि इस पे 1 मात्रा है तो ये छोटा है, तो ये ऑलरेडी दीर्घ स्वर है और ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो 1 मात्रा और 2 मात्रा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ऐक्य कैसे लिखा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अपरलोक में उपसर्ग। तो अप हो जाएगा, अगर अप करते हैं तो क्या बचेगा, अप अरलोक हो जाएगा। अप अगर निकालते हैं ये वाला तो रलोक हो जाएगा। ए निकालते हैं तो परलोक बचेगा और अपर निकालते हैं तो लोक बचेगा। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए परलोक अपरलोक,
तो यहाँ पर हमारा सही उपसर्ग क्या निकल जाएगा, ए उपसर्ग यहाँ से निकाल देंगे। और दूसरी बात, एक पॉइंट और है, यहाँ पर हमारा अपर भी सही हो जाएगा, अपर प्लस के लोक हो जाएगा। एक तो लोक हो गया और इसका उपसर्ग क्या हो गया, लोक शब्द है, मूल शब्द बन जाएगा लोक। कौन सा लोक है, कोई सा भी लोक ले लीजिए। तो लोक हो गया, लोक में अपर निकाल देंगे। एक हो जाएगा हमारा मूल शब्द परलोक। ठीक है, तो परलोक हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, यहाँ पर दोनों करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं। इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं इन दिनों, या इन दिनों में क्या काम कर रहे हैं आप। डी गलत, आप क्या काम कर रहे हैं इन दिनों। सी गलत, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं या इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं। दो बचते हैं आपके पास 50-50। अब फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या काम कर रहे हैं, तो जब क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आँख दिखाना मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ सही है। तो आँख दिखाना क्रोध करना हो जाएगा, धमकाना हो जाएगा, इशारा करना या चुप करना। तो देखिए आँख दिखाना, तो आँख दिखाना धमकाना लगाओगे या क्रोध करना। देखिए इशारा करना नहीं होगा, चुप करना नहीं होगा। अब अपना आंसर टिक कर लीजिए कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ जितने भी बच्चों ने अपना आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, क्रोध करना। तो आँख दिखाने का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना, ना कि धमकाना। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से करिए। अगर 50-50 बचता है, सबसे पहले अपने ऑप्शन वो हटाइए जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, फिर दो पर डिस्कस करके देख लीजिए अगर कन्फ्यूज़न है तब। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं। किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा है और उसकी कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी करके उसकी, समझ गए होंगे आप, किसी दूसरे में ऑफिस में भेज दी तो क्या बोलोगे, उसको स्मरण पत्र बोलोगे, अनुमोदन पत्र, प्रतिलिपि या प्रतिवेदन पत्र। तो फटाफट से लगा दो प्रतिलिपि। स्मरण पत्र तो तब भेजा जाता है जब हमने किसी को एक पत्र भेजा और उस पर कोई भी हमको रेस्पॉन्स नहीं मिला वापस में, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो फिर हम उसको दोबारा से भेजेंगे कि हमने आपसे ये काम बोला था कि आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया, इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, तो वो स्मरण पत्र हो गया। किसी चीज़ का अनुमोदन देना हो तो अनुमोदन पत्र, प्रतिवेदन देना हो यानी वापसी देना हो आंसर, तो वो प्रतिवेदन पत्र हो गया। पत्र मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, पत्र लेखन की समथिंग 3 क्लास मैंने आपको कराई हैं, उनको देख लीजिए, उसके अलग कोई देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारे पत्र इतने डिटेल में और इतने अच्छे से आपको समझाए हैं और सिर्फ वही फैक्ट आपको बताए हैं, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं बताई, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगी। तो वही पॉइंट वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि आपको पत्र नहीं लिखने, सिर्फ अपने क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय एक मूल शब्द है, किसी शब्द का अंश यानी शब्दांश, वाक्यांश वाक्य का अंश, काव्यांश काव्य का अंश। तो हमारा क्या हो जाएगा, शब्दांश हो जाएगा कि एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृदंत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो दोनों को ध्यान रखना है। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो क्रिया से बनते हैं, और तद्धित बाकी जो संज्ञा सर्वनाम वगैरह से बनते हैं वो तद्धित। बस एक याद कर लीजिए, कृदंत क्रय और क्री, यानी क्रयदंत क्रिया से बनने वाले। तो ये आपके लिए हिंट हो जाएगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन आपसे साफ साफ पूछा जाता है कि कृदंत प्रत्यय कैसे बनते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर। उपसर्ग आपका मूल शब्द के आदि में, आदि होता है शुरुआत, आदि का विलोम होता है अंत। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, किसी वार्तालाप या विभाग का वह अधिकारी
जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे क्या कहलाता है? तो देखिए, कोई वार्तालाप या विभाग, कोई भी मान लीजिए वार्तालाप को भूल जाइए। अब ऐसे देखिए कि कोई विभाग का अधिकारी है और उसके नीचे यानी अधीन उसके नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उन पर निगरानी रखता है, उसको बताना है कि वो क्या होगा। अधिवक्ता, तो वक्ता वाली तो बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। अधीक्षक, क्योंकि देखिए वक्ता वाली बात हुई है वार्तालाप से। वार्तालाप यानी बातचीत के सेंस में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अधिवक्ता लगा देंगे, लेकिन अधिवक्ता होता है जो कोई भाषण वगैरह देता है, प्रोफेसर टाइप। अध्यक्ष या अभियुक्त, तो अभियुक्त जिस पर कोई अभियोग लगाया हो तो वो हो जाएगा आपका अभियुक्त। अध्यक्ष हो जाएगा यानी किसी कंपनी या किसी मान लीजिए कोई भी विभाग का जो हेड होता है वो अध्यक्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अधीक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजीव, मृणाल, पद्म किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए, राजीव सुनते ही आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सी। राजीव किसका होता है? कमल का होता है। पद्म, पद्माकर, पद्माकर मैंने कल क्वेश्चन कराया था आपको कि जिस सरोवर यानी तालाब, तालाब का पर्यायवाची सरोवर होता है। ऐसे देख लीजिए, जिस भी तालाब में, या ऐसे मानिए, चलो ऐसे बताता हूँ आपको, वह तालाब जिसमें कमल हो या कमल युक्त सरोवर, कमल युक्त तालाब, तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, प्रॉपर नाम दिए हुए होते हैं। जिस तालाब में कमल हो वो पद्माकर कहलाता है, यानी उसको एक अलग नाम से डिफाइन कर दिया गया है। और क्वेश्चन आता भी है कि वह तालाब जिसमें कमल खिले हों या कमल से भरा हुआ तालाब पद्माकर कहलाता है। और पद्माकर यानी पद्म क्या हो गया आपका? कमल का पर्यायवाची। आकाश, पानी, अमृत, इन तीनों के पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से पता होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट तीनों आपके ऑप्शंस हैं। पानी का अगर मैं थोड़े बहुत बता भी दूँ तो वो आपको सब पता ही होंगे, जैसे तोय, नीर, जल, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। एक होता है पे और एक होता है पे, तो दोनों में अंतर है, इसका आप ध्यान रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हमको दिया है संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन करें। तो सबसे पहले संसार शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? तो शायद ये क्वेश्चन तो आज आया है, चलिए आया होगा। तो देखिए, अगर नहीं भी आया है तो संसार में हो जाएगी सम प्लस के सार। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संधि है। तो जैसे ही आपने देखा सम और प्लस के सार, तो यानी व्यंजन संधि हो गई आपकी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बताना है व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाएगी? तो बैंक की बात की गई है, वो भी व्यापारिक बैंक, और दूसरा मंडी। तो ये तकनीकी भाषा होगी, तकनीकी हिंदी यानी टेक्निकल हिंदी होगी। संचारी यानी बोलचाल संचार की भाषा होगी, संचारी हिंदी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयी हिंदी होगी या वाणिज्यिक हिंदी होगी। तो आप अपना आंसर टिक करोगे वाणिज्यिक हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? तो जैसे ही आपने 2 किलो देखा होगा आप फट से समझ गए होंगे कि किलोग्राम। तो किलोग्राम यानी माप तोल वाली बात की जा रही है, तो कोई गुणवाचक विशेषण होगा, निश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक। तो आप बोलोगे कि निश्चित परिमाणवाचक हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर हमसे बोलता 4 आम, 4 सेब, 4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, तब होता हमारा निश्चित संख्यावाचक। हमसे बोलता काला घोड़ा, हमसे बोलता सफ़ेद, या आप मान लीजिए सफ़ेद कुत्ता या कुछ भी, तो क्या हो जाता? वो उसका गुण हो जाता। गुण दोष की बात करें, रंग की बात करें तो वहाँ पर गुण हो जाता है। अगर संकेत की बात करें तो जो बोएगा सो पाएगा, इस तरह से क्या होते हैं? संकेतवाचक होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो माथा ठनकना, माथा फूटना, आंखें चुराना या कान खड़े होना। तो इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो माथा फूटना कोई भी मुहावरा नहीं है। माथा ठनकना भी है, माथा ठनकने का अंदर अंत हो जाएगा अर्थ। माथा ठनकना यानी दिमाग में कोई विचार आना या खुरापात सूझना। आंखें चुराना यानी नज़र बचाना गई से, तो वो आंखें चुराना हो गया।
कान खड़े होना, एकदम सतर्क हो जाना, तो ये कान खड़े होना हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि कौन से शब्द हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के से हेरफेर के सिवा प्राय समान है किंतु अर्थ में भिन्नता है। तो क्या होते हैं? समानार्थक शब्द। इनको क्या बोलते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी बोल देते हैं। सॉरी, युग्म शब्द हो जाएंगे। समानार्थी शब्द होते हैं जिसके समान अर्थ यानी पर्यायवाची। समानार्थक शब्द हो जाएंगे पर्यायवाची, और ये हो जाते हैं युग्म शब्द। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इनके बीच में योजक चिन्ह भी लगता है, और ये जोड़ा। युग्म क्या होता है? जोड़ा। जोड़े में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछता है सखी और सखी में अंतर पूछ लेता है, तो एक सखी सहेली और एक होता है आपका भोरा हो जाता है, अली और अली ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए विपरीतार्थक विलोम शब्द हो जाएंगे, समानार्थक पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों और वो आपस में पर्यायवाची नहीं होते हैं। जैसे अंग है, अंग मान लीजिए अंग, तो एक हो जाएगा शरीर का अंग, या अंक मान लीजिए अंक हो जाएगा, जैसे अंक मान करके चलते हैं। अंक यानी एक गिनती हो जाएगी मैथ वाली, और एक हो जाएगा गोद। तो क्या गोद और गिनती आपस में पर्यायवाची होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस तरह से अनेकार्थी होते हैं कि एक के अन्य एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन वो आपस में समान नहीं होते हैं। तो ये होता है अनेकार्थक और पर्यायवाची में अंतर। समानार्थक और पर्यायवाची दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बताना है कि अर्थ के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के भेद बताइए। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये आपको है, ठीक कर लेना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधात्मक, विधानवाचक या इच्छावाचक। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो आप बोलोगे इच्छावाचक। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। प्रश्नवाचक होता तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, दूसरी बात आपसे कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया होता, और तीसरी बात कि आप उसका उत्तर देना पड़ता हाँ या ना में। तो इस तरह से जब भी आपको उत्तर देना हो तो उत्तर प्रश्न का दिया जाता है, तो आपसे कोई ना कोई प्रश्न किया जाएगा। निषेधवाचक का सीधी सीधी बात है, या तो नहीं लिख करके आएगा या निगेटिव सेंस होगा। विधानवाचक यानी कि जो आपकी साधारण और डेली दिनचर्या वाली बात हो वो विधानवाचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बताना है कि उद्धरण चिन्ह वाले शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो माँ ने कहा, तो माँ ने क्या कहा? मैं देर से घर लौटूंगी, तुम अपना पाठ अवश्य याद कर लेना। तो देखिए जब भी किसी का कोई कथन आए तो उसमें डबल उद्धरण चिन्ह यानी कि ये वाला, ये उद्धरण हो जाएगा और सिंगल वाला अवतरण हो जाता है। तो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको। मैंने आपको देखिए विराम चिन्ह वाली क्लास कराई है एक, और उसमें मैंने आपको ये बताया था किस विराम चिन्ह का नाम क्या है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर इनके प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और उनके साथ दो दो और तीन तीन आपको उदाहरण भी दिए थे, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारा किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से और कहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, काम अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। यह किस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? तो ये आपको 4 लोकोक्ति दी हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से किसका अर्थ होगा काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। तो यह मूंग और मसूर की दाल है, तो मूंग नहीं मूंग होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती, सहज पके सो मीठा पकवान, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। ऑप्शन भी हो जाएगा कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो क्या आप हथेली पर सरसों जमा सकते हैं? खेत में ही जमेगी, तो यानी कि समय से पहले तो काम हो नहीं सकता कि चुटकियों में हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ का विशेषण का भेद बताइए कि कुछ कौन सा विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषण है, निश्चितवाचक विशेषण है या निश्चयवाचक जो होता है, अनिश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो आप क्या बोलोगे? अनिश्चित संख्यावाचक। वो क्यों? कुछ लड़के
अब देखिए कुछ लड़के हैं तो लड़कों की तो गिनती हो जाएगी, लड़कों का मापा तोला तो नहीं जाएगा कि 1 किलो लड़के हैं या 10 किलो लड़के हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। निश्चित अनिश्चित में कैसे देख लोगे कि कुछ बताया गया है, ना कि 10 लड़के गए हैं, 5 लड़के गए हैं या 4। हमको पता नहीं है, यानी निश्चित नहीं है कितने गए हैं, लेकिन कुछ लड़के जा चुके हैं। 100 बच्चों की एक क्लास थी, उसमें से कुछ निकल के चले गए, अब कुछ बचे हैं, तो यानी कुछ चले गए, ये नहीं पता कितने चले गए और कितने अब बचे हैं। ठीक है, लड़के हैं तो परिमाण नहीं हो सकता, ऐसे आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है, दूध पीकर अल्पविराम, अल्पविराम और अर्धविराम में ध्यान रखना, ये होता है आपका अल्पविराम और ये होता है अर्ध। तो मुझे लगता है कि मैंने तो आंसर ही बता दिया, फिर भी चलिए कर लेते हैं। दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया है, किस चिन्ह को संबोधित किया है? तो ये आपको आंसर पता ही चल गया, अल्पविराम। विस्मय सूचक, टपकता हुआ आंसू, योजक चिन्ह जो विलोम शब्दों के बीच में लगता है, अर्धविराम यानी कि ऊपर बिंदा और नीचे कोमा, ये अर्ध है और ये अल्प है। अब पहचान कैसे रखेंगे, देखिए अल्प होता है, अल्प यानी कि बहुत कम, और अर्ध होता है आधा। तो ये पूर्ण विराम का आधा तो ये हो गया, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये कोमा तो बस छोटा सा है, तो ये अल्प यानी कि बहुत कम, और अर्ध ये कि अल्प वाला भी ले लिया और एक हमने फुल स्टॉप भी ले लिया, तो ये आधा हो गया, और उससे भी ज़्यादा लेते तो हमारा पूर्ण विराम हो जाता। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को क्या कहते हैं? तो विसर्ग के साथ अगर कोई स्वर या व्यंजन की संधि हो तो उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज आपके संधि से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो आपके लिए अच्छी ही बात है। लास्ट ऑफ क्वेश्चन है आपका, पड़वैया में प्रत्यय क्या होगा? तो आपको बताना है कि पड़वैया शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इया प्रत्यय आपका निकल जाएगा। अब आज के आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं प्यारे दोस्तों कंप्लीट। आउट ऑफ 25 आप अपना स्कोर बताना कि कमेंट सेक्शन में कितना आपका स्कोर रहा, और ये भी बताना है जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि उसका आंसर क्या होगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में। मैंने आपके लिए इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप क्लास को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अपनी आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन और प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ।